कुछ कर दिखाने का जज्बा अगर इंसान ठान ले तो वह बड़ी से बड़ी चुनौतियों को भी पार करके अपनी मंजिल में कामयाब हो ही जाता है। ऐसा ही कुछ करके दिखाया है बिजनौर की पूनम गोयल ने। आइए जानते हैं उनकी ज़िंदगी के कुछ अहम पल। नमस्कार, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं यूपीबी न्यूज़। आज मैं आपको लेके चलता हूं उत्तर प्रदेश का एक है जनपद बिजनौर, और जनपद बिजनौर के जनपद मुख्यालय पे एक ऐसी महिला शख्सियत की पास लेके चलता हूं जिन्होंने अब से नहीं बल्कि लगभग 15 वर्षों से समाज के लिए कार्य कर रही हैं। यानी कि उनके पास, अगर मैं यूँ कहूँ कि उनके पास अहम पद भी हैं, लेकिन उनका नाम उन पदों से नहीं बल्कि उनके व्यक्तित्व से जाना जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको मिलाता हूँ और मैडम का परिचय उन्हीं की ज़बानी कराना चाहता हूँ। मैडम नमस्कार। नमस्कार भाई। सबसे पहले मैडम मैं आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पूनम गोयल है। मैं नारी शक्ति संगठन की अध्यक्ष हूँ और भारतीय जनता पार्टी की जिला उपाध्यक्ष हूँ बिजनौर से। मैडम, जैसा कि हमें पता चला है कि आप कई वर्षों से, यानी कि 15-16 साल से आप लोग जनता के लिए कार्य कर रही हैं जी। तो आपकी कोई एनजीओ भी है? हाँ जी, नारी शक्ति संगठन बोला है ना, उसकी अध्यक्ष हूँ। अच्छा, नारी शक्ति संगठन जी। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका ये नारी शक्ति संगठन जो है ये जनता के लिए किस तरीके का कार्य करता है और इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली कि आपको ये संगठन मतलब खोला बनाना पड़े? दरअसल मैं शुरू से ही, जब से मैं बड़ी हुई तो मैंने अपने इर्द गिर्द ये देखा कि महिलाओं का बहुत शोषण होता था पहले। अब मैं जैसे यहाँ पर शादी के बाद बिजनौर में आई, मैंने यहाँ भी देखा कि महिलाओं का शोषण रात दिन हो रहा था। एक बार मैंने देखा हमारे घर के सामने से ही कोई व्यक्ति अपनी महिला को पीटते हुए लेके जा रहे थे। मैंने उनसे कहा, आप क्यों पीट रहे हो? तो उन्होंने कहा कि ये तो पागल है, घर से भाग जाती है। तो मैंने कहा, ऐसे भाग जाती है? मैंने कहा क्यों? कि इसका दिमाग ख़राब है। उनके पीछे पूरा मतलब लोगों का जमावड़ा था, पूरा जन समूह था और पीछे पीछे जा रहे थे। तो मैंने सबसे पूछा, अरे ये क्यों मार रहे हैं आप बताओ? कि ये ऐसे शराब पी के मारता है। तो हमने कहा, ऐसे क्यों शराब पी के महिला का शोषण कर रहा है, ये मार क्यों रहा है? तो अब मैंने सुनते सुनते मैंने अपने घर के दरवाजे बंद किए, मैं ऐसे ही उसके पीछे भाग ली। तो मैंने कहा, अब जब वो अपने घर चले गए तो मैं उनके घर ही पहुंच गई। मैंने भीड़ से कहा, तो आप इन्हें रोको ना। तो उन्होंने कहा, ये हमें भी मारेगा। तो मैंने कहा, मैं तो जा रही हूँ उसके घर पे। तो मैं अंदर चली गई। मैंने कुंडी खटखटाई तो उसने कहा, आप क्यों आई? मैंने कहा, आप क्यों मार रहे हो इन्हें? मैंने इनसे पूछा है, बाहर आपके पड़ोसी तो नहीं ऐसे कह रहे कि इनका दिमाग ख़राब है, आप मारते हो लगातार इन्हें? कि मैं तो मारूंगा, मेरी बीवी है। मैंने कहा, क्यों? तुम्हारी बीवी है तो क्या कहना है, तुम्हारे ये कोई गाय भैंस थोड़ी है कि तुम ऐसे ही मारोगे इन्हें? और मैंने कहा, आजकल तो ऐसे महिला को शोषण करना बहुत गलत है। तो वो कहने लगे कि तुम क्या कर लोगी? मैंने कहा, कर तो मैं बहुत कुछ लूँगी, ये मत सोचना, लेकिन मैं आपकी कंप्लेंट करा दूँगी। कि करा दे जा, उसने ये कहा। तो मैंने कहा, अच्छा। मैंने कहा, मैं अभी भी कह रही हूँ, आप मान जाओ। मैंने समझा बुझा के उस समय तो उनका मामला शांत करवा दिया। उसने फिर उनको शाम को, रात को मारा। मैंने पुलिस कंप्लेंट कर दी। महिला का मेरे पास चुपके से फ़ोन आया, बाथरूम में से जाके किया। तो ऐसे ही मैंने पुलिस कंप्लेंट करी। पुलिस आई, उन्होंने कहा कि किसने कंप्लेंट करी थी? मैंने कहा, मैंने की थी, मैं निकल के आई घर से। तो भीड़ भी मेरे पीछे पीछे होली थी। पहले भीड़ डर रही थी, फिर मेरे पीछे पीछे होली। भीड़ जब ये कहा तो उसको ले गई थी पुलिस। उन्होंने फिर उनको मतलब कि कहा कि ऐसे नहीं मारना चाहिए, ये वो उनका मामला पति पत्नी का शांत करा दिया। तो मुझे फिर ऐसी मेरे जो भीड़ थी वो उन्होंने, हमारे पड़ोसियों ने, सब ने कहा कि आप ऐसे समाज सेवा करती हैं तो मतलब इसमें आप एक एनजीओ जो बना लो, हम आपका साथ देंगे, हम आपके साथ हैं, आप एक संगठन बनाओ। तो फिर मेरे पति ने मेरे को इंस्पायर किया। उन्होंने भी कहा कि ऐसा संगठन बना और ऐसे जो दुखी पीड़ित महिलाएं हैं उनकी हेल्प करनी है उस संगठन में। तो हमने फिर ये नारी शक्ति संगठन बनाया, उसकी हमारी टीम हुई पूरी और उसकी मैं अध्यक्ष बनी, सबके ही सहमति से। तकरीबन कितनी महिलाएं हैं आपके संगठन में? हमारे संगठन में 21 महिलाएं हैं।
ये रजिस्टर्ड है या अभी हाँ, ये रजिस्टर्ड है, ये मुरादाबाद से रजिस्टर्ड है। अधिनियम 21 सन हाँ जी। 1860 के अंतर्गत पंजीकरण। हाँ जी, पंजीकरण। तो एक आपसे ये और पूछना चाहूँगा, जैसा आपने बताया कि महिलाओं के लिए भी आप काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, जी और ये जो भी आपने बताया ये पहला स्टेप था आपका जी। स्टार्टिंग जी, जो ये एनजीओ हमारा बनाने का, है ना? जी, जी। तो आपकी ये एनजीओ इसके अतिरिक्त और क्या क्या करती है समाज के लिए? फिर हमने धीरे धीरे इसको बढ़ाना शुरू किया। हम गरीब बस्तियों में जाते थे, मलिन बस्तियों में, और हमने देश प्रेम के प्रति उन्हें, जो बच्चे थे जो पढ़ते नहीं थे, उन्हें हमने कहा आप स्कूल जाया करो बच्चों, स्कूल पढ़ा करो। और उन्हें जो हमारे शहीद थे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, इनके बारे में उन्हें नहीं पता था कौन है क्या है। हमने धीरे धीरे उनके बारे में बताया। हमने वहाँ उन्हें जैसे सर्दियों में जर्सियाँ वितरित की और उन कपड़े वितरित किए, जो हमसे बन पाता था हम अपने ही पास से लगाते थे, हमें ऊपर से कोई सपोर्ट नहीं था। और हमने निःशुल्क आई कैंप भी लगवाए, आँखों के कैंप लगवाए, स्वास्थ्य निरीक्षण लगवाया कैंप, और ऐसे ही हमने शुगर मशीन बांटी फ्री, हाँ, अपनी तरफ से। ऐसे ही हम महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। एक आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जो आपने ये निःशुल्क कार्य किए, तो किसी भी कार्य को करने के लिए, क्योंकि मेरी अपनी भी एनजीओ है तो पता है, मतलब मुझे इसके बारे में बेहतर जानकारी है, जी मतलब यानी कि पैसे की ज़रूरत होती है। जी। तो आपका संगठन में क्या सब कंट्रीब्यूशन से होता है या हाँ। इसके लिए स्वयं आप करती हैं या नहीं। सरकार से कोई एड भी? नहीं, हमें किसी का कोई सपोर्ट नहीं है। बहनें अपने पास से ही पैसे डाल के हम सब अपने पास से ही करते हैं। सभी का कंट्रीब्यूशन होता है, हम सब बहनों का, पूरी समिति का। वेरी गुड। और जैसे जाड़े वगैरह में गरीब लोग हैं तो हाँ, उनके लिए तो भी उनके कुछ? लिए हम कंबल बांटते हैं, गरीबों के लिए कंबल भी बांटे हैं हमने सर्दियों में। जैसे अब गर्मी चल रही है जैसे काफ़ी तो और शरबत लू वितरण- चल रही है। हाँ, तो शरबत वितरण का कार्यक्रम करते रहते हैं। अच्छा, चलाया जा रहा है। जी जी। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। और बहुत इसी एनजीओ से ही इंस्पायर होके मेरे को भारतीय जनता पार्टी में सबने कहा कि आप जैसी महिलाओं की यहाँ पर मेहनती महिलाओं की ज़रूरत है, आप यहाँ आइए, आप यहाँ कार्य कीजिए। तो मैं बस वहाँ पर कार्य करना शुरू किया है मैंने। अच्छा, यानी कि पहले आपकी एनजीओ बनी, उसके पहले- बाद आप जी, बीजेपी जी, में ज्वाइन किया जी आपने? जी जी। तो पहले आप बीजेपी में जब ज्वाइन किया तो आप किस पद पर पहुंची? नहीं, मैंने ऐसे ही कार्य किया है, साधारण कार्यकर्ता बनकर। अच्छा, ऐसे ही मैं भाजपा में काम करती रहती थी, जो भी कार्य बताते थे सब करती रहती थी। तो जाती थी मीटिंग वगैरह में, तो सब ने कहा आप तो बहुत मेहनत करती हैं। तो उन्होंने फिर मेरे को महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष बनाया, और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत बड़ा आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे पहले भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष बनाया, महिला मोर्चा, हाँ, और उसके बाद मेरे को जिला उपाध्यक्ष, मेरे कार्य को देखते हुए, मेहनत को देखते हुए जिला उपाध्यक्ष बनाया। जैसे कि आपके कार्य निरंतर इतने अच्छे प्रगति पे हैं, तो अगला स्टेप आप क्या मानती हैं जी उपाध्यक्ष के बाद? बस जो शीर्ष नेतृत्व या हमारे बैठे हैं ऊपर पदाधिकारी, जो हमारे लिए अच्छा सोचेंगे वही ठीक है, कार्य करते रहेंगे, वरना साधारण कार्यकर्ता हम हैं ही, बहुत अच्छी बात। पार्टी की सेवा करते रहेंगे। मैडम, अब की बार आपकी सरकार फिर आई है, जी जबकि काफ़ी चेंजेस हुआ, आप भी देख रहे हैं, है ना? मोदी जी बार बार ये कहते थे कि अब की बार 400 के पार, लेकिन खैर जो उनका ये कथन था वो विफल हुआ एक तरीके से। आप क्या खामियां मानती, आपकी पार्टी की कुछ खामियां हैं? क्योंकि पूरा तंत्र तो उन्हीं के अंडर में है, भाई प्रधानमंत्री हैं, है ना? तो विपक्ष तो उसमें कुछ कर ही नहीं सकता। या आपकी पार्टी के कुछ ऐसे कार्यकर्ता रहे हों अन्य जनपदों के, मैं बिजनौर की बात नहीं कर रहा, कि जहाँ पे उन्होंने कोई काम ही नहीं किया, तो इसमें क्या मानती हैं आप थोड़ा सा इसके पीछे? सबसे पहले तो मैं अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को उनके तीसरी बार शपथ लेने पर, प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रकट करना चाहती हूँ। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके नेतृत्व में देश हमेशा प्रगति की ओर ही अग्रसर रहेगा। रही 400 पार नारे की बात, कोई बात नहीं, हमें तो विपक्ष ने बहुत कोशिश की है कि प्रधानमंत्री जी को रोक दिया जाए,
प्रधानमंत्री इस बार नहीं बनने चाहिए, लेकिन वो आंधी है, आएंगे और अभी और आएंगे, आगे भी आएंगे। और हमारे तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी की आंधी को कोई नहीं रोक सकता। देखो प्रधानमंत्री बने तो बने। चलिए खैर, बहुत अच्छी बात है, प्रधानमंत्री बने हैं और उनकी सरकार बनी, देश के लिए कुछ प्रोग्रेस होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहेगा देश। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जब काफ़ी समय तक कांग्रेस के टाइम से आप देख रहे, अगर आपको पता भी होगा, पहले बिल्कुल निष्क्रिय थी। राम जन्मभूमि मंदिर जब से ये हुआ तब से इसमें कुछ एक जान सी आ गई थी। तो मैं मेन बात पर आपको ये लेना चाहूँ कि इन्होंने राम जन्मभूमि बनवा दी, मतलब यानी कि राम जी का मंदिर अयोध्या में बन गया है ना, लेकिन भाजपा वहीं से ही हारी है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, वहाँ से भी वोट मिले हैं। नहीं, वोट मिले हैं लेकिन बीजेपी हारी है ना, अयोध्या से बीजेपी की सीट हारी गई है। देखिए, आप उठा कर देख लीजिए, वहाँ की 5 विधानसभाएं हैं, 4 से कोई बात नहीं हमें कम मिला है, 1 से हमें बहुत अच्छा मिला है, ये नहीं कह सकते। चलो कोई बात नहीं, कुछ खामियां रही होंगी, जनता पता नहीं किन बातों से उन्होंने नहीं दिया है। आगे जो भी हमारे प्रयास होंगे वो जनता के लिए होंगे, जनता के हित में होंगे। पार्टी हमारी निरंतर प्रगतिशील रहेगी, रही है, रहेगी और कार्य करती रहेगी। एक क्वेश्चन मेरा और है कि अब की बार यूपी में मतलब बीजेपी को काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स की चांसेस थे कि भाई उत्तर प्रदेश से हमारा जो है, और मिलता भी रहा उन्हें मोदी जी को, जब से उनके 2 कार्यकाल पूरे हुए, तीसरा भी स्टार्ट हुआ है ना। तो यूपी में भी उनका ग्राफ इस कदर डाउन हुआ है जाके कि उनसे ज़्यादा तो समाजवादी पार्टी लेकर आई। इंडिया गठबंधन की बात नहीं कर रहा मैं, केवल अगर हम सपा की बात करते हैं तो 37 सीटें अकेले जो है अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी। मैंने कहा ना, में ग्राफ डाउन क्यों हुआ? देखिए मैंने कहा ना, उन्हें तो केवल एक ही मकसद था उनका कि हमें प्रधानमंत्री जी को रोकना है, हमें मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना। ठीक है, यूपी में हमारे कुछ सीटें कम रही हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम आगे भी कार्य करेंगे। जो भी हमारी कहीं पर अगर कुछ कहीं पे खामियां रही होंगी तो हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे, वो हमारा शीर्ष नेतृत्व लग चुका है। अच्छा, एक चीज़ मैडम आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे योगी जी का बुलडोजर चलता उत्तर प्रदेश के अंदर, ये संवैधानिक रूप से क्या सही है या गलत है? कि हमारा कानून जी इस बात की इजाज़त देता कि जब तक कोर्ट किसी को अपराधी घोषित ना कर दे तो तब तक हम उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। देखिए, जो गलती ये हमारे कानून में है, लेकिन इसे आप किस तरह समझते हैं? जो गलती करेगा वो भुगतेगा, सबको पता है। आज देखिए आतंकवादी डरे बैठे हैं, ठीक है, वो पता है, उन्हें पता है बुलडोजर चलेगा योगी जी का, और वो ये भी डर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के बाद में अगर योगी जी आ गए प्रधानमंत्री बन के तो बुलडोजर सीधा चलेगा। तो इसलिए आजकल देखो आतंकवाद भी कहाँ फैला हुआ है, आजकल देख लो यूपी में भी कहाँ है, कम है, कहाँ है आतंकवाद, नामो निशान ही नहीं है, क्योंकि पता है बुलडोजर चलेगा सीधा उनका, बुलडोजर बाबा के नाम से। तो हमारे योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो जैसा गलती करेगा वो भुगतेगा, वो तो उनका देखो सबको पता है, वो तो अपना वो बुलडोजर चलाते हैं। अच्छा, आम जनता का कहना ये भी है कि ज़्यादातर जो बुलडोजर चलते हैं वो मुस्लिम लोगों पे चलते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ इसके बारे में नहीं, अभी लखनऊ में काफ़ी मकान तोड़े जा रहे हैं, आपको पता भी होगा, तो वो अवैध थे। तो उन जनता का, उनका मतलब उन लोगों का ये कहना है कि अगर ये अवैध थे तो तब से पहले प्रशासन कहाँ गया था हमारा, जो उन्हें सारे मकान बन गए और अब उन्हें तोड़े जा रहे हैं। देखो अवैध कोई भी चीज़ आप अवैध निर्माण करोगे तो वो तो ढाया जाएगा। वो ये नहीं है कि वो मुस्लिम ही है, वो तो हिंदुओं का भी ऐसे ही है। मैं नहीं कह सकती ये वाली बात कि मुस्लिमों के खिलाफ थोड़ी है। ये मेरा कहना है, ये जनता का कहना, सबका विकास चाहिए, को बात सही है, ऐसा ही होना चाहिए, ये जनता का कहना है। हमें सबका साथ सबका विकास चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये भ्रांति है सिर्फ। एक प्रश्न रह गया मेरा, आपसे पूछ सकता? जी जरूर। आप ये बताइए कि जब अब की बार जैसे नीतीश कुमार आए हैं, उनके सपोर्ट से ही जो है आपकी पार्टी यानी कि भाजपा सरकार रूलिंग में आ गई है। लोगों का ये कहना है, एक्सपर्ट्स का भी, जो अनुभवी हैं, राजनीतिज्ञ हैं, कि जैसा मोदी जी पहले अपनी मोनोपोली चलाते थे, डिक्टेटरशिप चलती थी, यानी कि उनके टाइम में अमित शाह और मोदी के अलावा बाकी और नेताओं की तो कोई पूछ ही नहीं थी, ठीक है। अब नीतीश कुमार आए,
अब वो चीज़ नहीं चल पाएगी। नहीं, एक तो आप ये कह रहे ना पूछ नहीं थी, ऐसा कहाँ है पूछ नहीं थी। जी, आप कह रहे ना कि और किसी की तो पूछ ही नहीं थी। हाँ, पार्टी के अंदर जो है एक तरीके का आपस में इस कदर वो है कि मतलब कहना है, जनता का भी है और एक्सपर्ट्स के भी कहने हैं कि मोदी जी ने ज़्यादातर सिर्फ अमित शाह और एक हमारे बाकी सबको जो दरकिनार कर रखा था, किसी से कुछ पूछना जो चाहे वो किसी करना, को दरकिनार हमारे मोदी जी मोनोपली नहीं मतलब एक करेंगे। मोनोपली वाला प्रधानमंत्री की संज्ञा दी जा रही थी। अब आ गए नीतीश कुमार, क्योंकि उनके गठबंधन हुआ ना, ये एनडीए को जो सपोर्ट मिली, तो अब की बार मतलब ये कहना है कि अब मोदी जी अपनी मोनोपली नहीं चलाएंगे, नीतीश कुमार बीच में उन्हें रोक लेंगे। तो क्या ऐसा लगता है कि ये 5 साल खींच जाएगी सरकार? क्यों नहीं खींचेगी? अब वही मैं पूछ रहा बिल्कुल सफलतम 5 साल पूरी चलेगी। हूँ। अभी देखना, अभी आगे भी चलेगी, चिंता ना करो आप। आगे भी आ रहे हैं, सफलतम रूप से चलेगी। चलिए ठीक है, थैंक यू। लास्ट में कुछ आप जनता के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैं यही कहूँगी कि जब तक समाज में हम एक दूसरे का साथ देते रहेंगे, जब तक समाज में हम एक दूसरे का साथ देते रहेंगे, तब तक कोई नहीं गिरेगा, चाहे इसमें परिवार हो, व्यापार हो या समाज हो। हमें एक दूसरे का साथ बन के चलना है, मतलब हमें अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना है जनता के सहयोग से। जनता के सहयोग से।